तो भैया फाइनली अब हम आ चुके हैं फाइनल एपिसोड पार्ट 1 पर सोलो लेवलिंग के, जिसमें हमें फाइनल बॉस यानी ड्रैगन किंग के अगेंस्ट फाइट देखने को मिलेगी जिन्वू के साथ। ये पूरी फाइट हमने आज की वीडियो में अच्छे से कवर करी है, तो अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देखिए ताकि आज की वीडियो आपको और अच्छे समझ में आए। सो बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि जिन्वू सबको उन कोलोसल गेट से जितना हो सके उतना दूर जाने को कहता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में अब हलचल होनी शुरू हो चुकी है। यहीं पर आगे अब जिन्वू बेलन से पूछता है कि जो आर्मी हमसे लड़ने आ रही है वो कितनी बड़ी है हमारे कंपैरिजन में, जिसके जवाब में बेलन बताता है कि उनकी आर्मी हमारी आर्मी से 100 गुना ज्यादा बड़ी है, यानी उनकी आर्मी में 10 मिलियन सोल्जर्स हैं। ये सुनते ही जिन्वू भी चिंता में चले आता है। अब आगे हम देखते हैं कि एक कनाडा का एस रैंक हंटर जे मिल्स वो जिन्वू की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, उल्टा उसकी बातों को वो झूठ बोलता है मीडिया के अंदर जाकर। यही न्यूज मिस्टर वू भी जिन्वू को दिखाता है और बताता है कि बहुत सारे हंटर्स कनाडा में जमा हो रहे हैं और उनका लीडर जे मिल्स ही है। दुनिया में हर जगह रेड्स की तैयारी चल रही है, तुम्हारा क्या प्लान है अब इसके बाद? जिस पर जिन्वू कहता है मैं तो फिलहाल अभी चाइना की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि मैं 8 जगह की 8 आर्मी से एक ही टाइम पर लड़ पाऊँ। इसलिए सबसे पहले जो गेट कोरिया के सबसे ज़्यादा पास है और मेरी फैमिली को जिससे सबसे ज़्यादा खतरा है मैं उसे निपटूंगा, और उसके बाद ही मैं बाकी मुनाक्स को भी देख लूंगा। जितनी लंबी ये बैटल चलेगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे हमारे ये बैटल जीतने के। इसके बाद अब जिन्वू चाइना पहुंच जाता है, जिसको लेने खुद लियू जिंगांग आता है एयरपोर्ट में। यहीं पर ये दोनों बाहर आते आते बातें कर रहे होते हैं उस गेट को देखते हुए। तभी लियू अपनी चाइना की पूरी हंटर्स आर्मी को दिखाता है जो कि लगभग 1 लाख के अराउंड थे। तभी जिन्वू भी उसी टाइम अपनी शैडो आर्मी को सम्मन करता है। ये देखकर लियू भी शॉक हो जाता है और कहता है ये तो एक अनदर लेवल पर ही है। अब यहीं आगे टाइम आ चुका है जब गेट ओपन होता है, सब तैयार हो जाते हैं, बट सरप्राइजिंगली वो गेट खाली निकलता है। जिन्वू को भी कोई प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही होती है उस गेट से। तभी जिन्वू बाकी गेट्स की भी खबर लेता है जो कि सभी खाली होते हैं, बट यहाँ दाल में कुछ काला है। यही चीज को समझने में जिन्वू को भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वो घबराकर कहता है मैंने सोचा था कि उन्होंने डिफरेंट गेट्स इसलिए क्रिएट करे क्योंकि वो अपनी आर्मी को डिवाइड करके अलग अलग गेट के थ्रू भेजना चाहते थे, बट अब प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा गेट चुना है कि जो मुझसे सबसे ज्यादा दूर है और उधर ही उनकी पूरी आर्मी है जो गेट के थ्रू आने के लिए तैयार है। तभी यहाँ से अब हम कनाडा को देखते हैं जहाँ पर जे मिल्स सारे हंटर्स और लोगों के साथ खड़ा है उस कोलोसल गेट के आगे जो कनाडा में है, और इन सबको देखकर मुझे एक ही मीम याद आता है। तभी उनके आगे गेट ओपन होता है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है जो है नन अदर देन ड्रैगन किंग आंतेरस, जो बहुत धीरे धीरे हाथ पीछे फोल्ड करके आ रहा होता है नीचे की तरफ। आंतेरस नीचे आते ही जे मिल्स से पूछता है कि क्या वो किंग है यहाँ का, और ये गधा बोल देता है कि हाँ मैं किंग हूँ, वो भी जोश में। और फिर क्या होना था, आंतेरस ने इसे पलक झपकते ही जला दिया और उसके आसपास जितने लोग थे वो भी जल जाते हैं, मतलब राख हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू भी हर जगह से पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कनाडा में चल क्या रहा है। उसे कॉल पर पता लगता है कि एडम वाइट हंटर ब्यूरो का वहीं पर है और अभी तक वहां पर भी कुछ खास हुआ नहीं है। जैसे ही जिन्वू ये जानने के बाद हल्की सी सांस लेता ही है कि तभी एडम बोलता है नहीं रुको, एक इंसान इस गेट से बाहर आ रहा है। ये सुनकर जिन्वू पैनिक होकर एडम को वहां से भागने को कहता है, इवन अपना शैडो सोल्जर तक भेज देता है वहां पर उसे टेलीपोर्ट कराने के लिए। पर तभी आंतेरस उनके सामने आ जाता है और जिन्वू के सोल्जर से पूछता है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो शैडो, और ये बोलने के बाद ही उन्हें भस्म कर देता है। जिन्वू कॉल पर बस चिल्लाता रह जाता है और गुस्से से फोन को कान से हटा लेता है। जिन्वू को यहाँ पर पता लग जाता है कि क्यों आंतेरस उससे इतना दूर बाहर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे भी पता है कि जिन्वू की आर्मी उतनी बड़ी होती जाएगी जितने लोग जिन्वू के आसपास मरेंगे। बेसिकली जिन्वू उन्हें लिटरली अराइज करता रहेगा और अपनी आर्मी जोड़ता रहेगा। तो ये था उसका प्लान। और जिस करंट स्टेट पर अभी आंतेरस अपनी आर्मी के साथ खड़ा है वहां पर, उस स्टेट में तो जिन्वू भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता इतनी बड़ी आर्मी का आगे अपनी छोटी आर्मी ले जाकर। और अगर जिन्वू अभी जाता भी तो एक वो बहुत मूर्खता भरा कदम होगा। यहीं इसके बाद जिन्वू सीधा हंटर ब्यूरो पहुंच जाता है उनसे कमिश के रूइन स्टोन्स लेने, क्योंकि जिन्वू उन रूइन स्टोन्स को एज अ काउंटर अटैक यूज करेगा फाइट के दौरान। तभी जिन्वू रूइन स्टोन्स लेने के बाद उनसे एक और फेवर मांगता है, वो है मिस सेलनर का एड्रेस। ये वही है जो हंटर्स का फ्यूचर बताती है, उन्हें लिटरली अपग्रेड करती है। जिन्वू उधर अपना फ्यूचर जानने जाता है जहां मिस सेलनर जिन्वू का हाथ पकड़कर फ्यूचर जानने की ट्राई करती है कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, क्योंकि वो देखती है कि जिन्वू सबको बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा। वो सारी चीजें अपने आप में ही झेलेगा सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनने के बाद जिन्वू थोड़ा खुश होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जिन्वू टाइम पर आंतेरस से लड़ने अपनी फौज के साथ वहां पर पहुंच जाएगा। यहाँ से जिन्वू अब सीधा एक और एकांत जगह पर आ जाता है, सिर्फ अकेला, जहां उसे चाइन का कॉल आता है।
जहाँ पर वो दोनों काफी टाइम बाद बात कर रहे होते हैं। एट लास्ट चाइन जिनवू से कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे मिलोगे इन सब चीजों के बाद, जिस पर जिनवू प्रॉमिस कर देता है और यहाँ पर दोनों फोन काट देते हैं। ये थोड़ा इमोशनल भरा सीन होता है हल्का सा। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम आंतरिस को देखते हैं जो आसमान में देख कर कहता है मैं यही हूँ, मैं ऑलरेडी 10 मिलियन से ज्यादा लोगों की जाने ले चुका हूँ और कितनी जानों की कुर्बानी चाहिए तुम्हें अपने छुपे रहने के चक्कर में। जिनवू भी दूसरी साइड से कहता है हम जल्दी मिलेंगे। फिर यहीं हम दोबारा आंतरिस को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर से खड़ा होकर सोचते हुए कहता है कि क्या चल रहा है ये हरामी अभी तक इतना चुप कैसे है, क्या चीज प्लान कर रहे हो तुम शैडो मोनार्क। हालांकि ये अलग बात है कि मैं अपनी 10 मिलियन सोल्जर्स के साथ यहाँ पर उसका वेट कर रहा हूँ और हमारे सामने 1 लाख की आर्मी के साथ हमला करना एक अपने आप में ही आत्महत्या होगी। तभी वहां जैसे ही आंतरिस सब बोल ही रहा होता है कि तभी यूएस आर्मी आंतरिस पर मिसाइल से अटैक करती है, जिससे उसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है पर वो उनकी अलग लंका लगा देता है। वो सिर्फ अपनी आवाज से ही वो सारे जेट्स को जला देता है आसमान में ही और उन्हें तबाह कर देता है। दूसरी तरफ जिनवू को बेरू, बेलियन और इग्रिस ने रोक रखा होता है क्योंकि वो चाहते हैं जिनवू इस फाइट पर ना जाए। बेसिकली उन्हें जिनवू को खोने का डर है। तभी जिनवू उन्हें कहता है मैं जानता हूँ गाइस तुम्हें मेरी चिंता है, बट कभी कभार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है, सो यही वो टाइम है। ये सब बोलने के बाद वो सब जिनवू की बात मान लेते हैं और अब ये सब मिलकर लड़ाई में जाने के लिए तैयार हैं। यहीं हम कनाडा में वापस आते हैं जहां हम देखते हैं कि आंतरिस की पूरी आर्मी ने वहां तबाही मचा रखी है, लोगों को कच्चा चबा रहे हैं वो लिटरली। जिनवू फाइनली अब वहां एक तरफ से एंट्री मारता है और आंतरिस की आर्मी को खत्म करते हुए उन सबको अराइज करके अपनी आर्मी में जोड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ आंतरिस को भी पता लग जाता है कि शैडो मोनार्क ईस्टर्न साइड से घुस चुका है और अपनी आर्मी बढ़ा रहा है। बाकी बचे हुए 2 मोनार्क्स भी आंतरिस के साथ ही खड़े होते हैं उधर। यहीं हम वापस लड़ाई में देखते हैं कि जिनवू आसानी से एक तरफा उस आर्मी को पेल रहा होता है और ये चीज फिर से दोबारा आंतरिस को महसूस होती है कि जिनवू हर मिनट स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। तभी आंतरिस अब लड़ाई में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो बाकी दोनों मोनार्क्स को भी आदेश देता है लड़ाई में घुसने के लिए, जिस पर वो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन को वहीं रुकने को कहता है और उससे एक स्पेशल अटैक प्रिपेयर करने को कहता है शैडो आर्मी के अगेंस्ट यूज करने के लिए। वहीं से अब यहाँ पर लड़ाई में थॉमस आंड्रे भी एंट्री मारता है, जिसके सामने तभी आयरन बॉडी मोनार्क आ जाता है जो थॉमस आंड्रे से कहता है अरे तू वही है ना रूलर का वेसल जो 20 मोनार्क से उसके मरने से पहले बहुत पिटा था, और मैं श्योर हूँ कि तुझे पता ही होगा कि तेरी गर्दन में पलक झपकते ही उड़ा सकता हूँ, क्या तू अभी भी मुझे रोकना चाहेगा। थॉमस कहता है मुझे नहीं पता और वैसे भी मैं चैलेंजेस से नफरत करता हूँ। तभी वहां थॉमस के साइड में बेलियन आ जाता है पूरी शैडो आर्मी के साथ। जिनवू की शैडो आर्मी को देखकर मोनार्क हिल जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जिनवू की पूरी शैडो आर्मी इधर ही होगी। यही चीज वो आंतरिस को बताने के लिए ट्राई करता है, मतलब उसे कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, पर वो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ अवर टस्क बाबा, जिन्होंने उस पूरे एरिया में अपना बैरियर लगा दिया है ताकि कोई कांटेक्ट ना कर पाए एक दूसरे को। ये देखकर मोनार्क गुस्से से कहता है क्या ये टैक्टिक शैडो मोनार्क की है? ये एक मोनार्क का तरीका नहीं है लड़ने का, बल्कि ये तरीका एक इंसान का होता है, इसको कोई हक नहीं है एक मोनार्क बनने का। तभी सामने से बेरू आते हुए कहता है जो तूने अभी बोला वो सब वापस ले, वरना इसकी कीमत तुझे बहुत भारी पड़ेगी। मोनार्क कहता है अबे कीड़े तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है। यहीं अब इन दोनों की भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहीं से हमारा दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हम अब फाइनली आंतरिस और जिनवू को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं। तभी आंतरिस देखता है कि वो मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है और इसके रीजन में वो सोचता है कि या फिर मोनार्क आयरन बॉडी ने उसे धोखा दे दिया है और या फिर ये सब जिनवू की शैडो आर्मी कर रही है। फिर आंतरिस ये सोचने के बाद ही एक अटैक जिनवू की तरफ करता है उसे जान से मारने के लिए, जिसको जिनवू डॉज कर लेता है और अपनी आर्मी को राइज करता है आंतरिस से लड़ने के लिए, जिसको आंतरिस आराम से खत्म कर देता है। तभी जिनवू लड़ाई के बीच में ही एक पोर्टल खोलकर वहां से जाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर आंतरिस भी उसके पीछे पीछे उस पोर्टल से कहीं और पहुंच जाता है और वो जहां पहुंचता है वो जगह है जिनवू की आर्मी का अड्डा, यानी जिनवू की आर्मी बेरू बेलियन ने मिलकर आयरन बॉडी मोनार्क को हरा दिया है और उसकी आर्मी को अपनी शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर लिया है और यही सब कुछ जिनवू का पूरा प्लान था। ये देखकर आंतरिस कहता है क्या बात है, ये स्ट्रेटेजी इतनी बुरी भी नहीं थी, बट तुम बहुत इलॉजिकल हो शैडो मोनार्क, तुम्हें लगा कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, पर तुम बहुत गलत हो। ये बोलने के बाद ही तभी उनके ऊपर बहुत सारे गेट्स अपेयर हो जाते हैं मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन की हेल्प से, जिसके अंदर से अब पूरी ड्रैगन आर्मी बाहर आ रही है। ये देखते हुए आंतरिस जिनवू से कहता है ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारा प्लान चौपट कर दिया, तुम्हारी ये मिस जजमेंट ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, अब यही तुम्हारा लॉस है। वहीं जिनवू हंसते हुए अपनी पूरी आर्मी को वहां से वापस बुला लेता है अपने पास। ये देखकर आंतरिस को लगता है कि शायद जिनवू गिव अप कर रहा है
क्योंकि उसकी पूरी आर्मी के आगे जिन्वू अपनी छोटी आर्मी से क्या ही कुछ कर लेगा। पर यहाँ पर उसका सोचना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि अब यहीं जिन्वू रून स्टोन्स की हेल्प से ड्रैगन फेयर अटैक का यूज करता है, जिससे आंतरिस की पूरी आर्मी हवा में फ्रीज हो जाती है। यही सब देखकर आंतरिस भी शॉक हो जाता है। तभी एकदम से जिन्वू आंतरिस को उठाकर उसे कहीं और ले आता है, टेलीपोर्ट कराकर, जहाँ पर उसका अपना कैसल है जो बेरू ने बनाया था उसके लिए। तभी वहाँ आंतरिस फिर से जिन्वू के प्लान को समझते हुए कहता है, एक ऑल आउट वॉर में तुम्हारे पास एडवांटेज होता अगर तुम्हारे पास एक बड़ी आर्मी होती तो, हालांकि वो तो है नहीं तुम्हारे पास, और इसकी वजह से तुम्हारी मैजिक पावर बहुत जल्दी खत्म हो जाती, इसलिए तुम मुझे इधर लाए, और ये एक बहुत अमेजिंग स्ट्रेटेजी है तुम्हारी, मेरे को मेरी आर्मी से बहुत दूर लाने की। अब यहीं वो दोनों फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। आंतरिस अपने आप को एक बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब ये उसकी ट्रू फॉर्म है। जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी को वापस बुला लेता है। यहीं पर अब दोनों की आर्मी के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्वू की शैडो सोल्जर्स आंतरिस पर थोड़ा भारी पड़ रहे हैं, पर ये उनकी एक भूल थी। तभी आंतरिस अपनी हल्की सी हंसी निकालकर उन्हें अपना रियल फॉर्म दिखाता है और यूज करता है ड्रैगन फेयर अटैक। यही सेम अटैक जिन्वू ने भी यूज करा था आंतरिस की आर्मी पर, और वो भी यही अटैक का यूज करता है। अब यहाँ पर जिन्वू के सारे शैडो सोल्जर्स फ्रीज हो जाते हैं। जिन्वू उनको कंट्रोल तक नहीं कर पा रहा होता है। जिन्वू जैसे ही समन कैंसिल ही कर रहा होता है कि तभी आंतरिस फिर से एक भयंकर फायरबोल्ट अटैक जिन्वू पर छोड़ देता है। ये अटैक ऐसा होता है कि उसके आसपास सारी चीजें आग की लपटों में जल रही होती हैं। आंतरिस कहता है, यह है असली चीज, एक तबाही का अवतार जो कभी किसी के सेक्रीफाइस के लिए नहीं हिचकिचाता। खून, चीखे, पागलपन और तबाही, इन सब का कॉम्बिनेशन, एक ऐसा बीइंग जो सिर्फ युद्ध के लिए ही पैदा हुआ है, वो हूं मैं, आंतरिस, द किंग ऑफ ड्रैगन्स एंड द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। यहीं पर जिन्वू भी टेंशन में आंतरिस की पावर्स को जान ही रहा होता है। उसको ऐसे अपने घुटने में देख आंतरिस जिन्वू को एक मौका देते हुए कहता है, वो इम्प्रेस्ड है कि जिन्वू ने उसे एक कोने तक ढकेला, और वो चाहता है कि जिन्वू उसका साथ दे पहले की तरह रूलर्स के अगेंस्ट लड़कर उनको हराने के लिए। और अगर जिन्वू ये मानता है तो आंतरिस उसकी फैमिली, उसकी कंट्री या फिर पूरा अर्थ बख्श देगा, और जिन्वू को ही उस अर्थ को सौंप देगा पूरा, और वो खुद यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। कहने के बाद ही आंतरिस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जिन्वू को हाथ मिलाने को कहता है। ये देखकर जिन्वू कहता है, अबे तू क्या मुझे हंसाना चाह रहा है? तेरी आंखें चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि तू मुझे मारना चाहता है, वो भी जान से। आंतरिस भी फिर अपनी इविल हंसी के साथ उसे कहता है कि तूने अपना आखिरी चांस भी गवा दिया। दोबारा आंतरिस ड्रैगन फॉर्म में आकर जिन्वू पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। एंड इसी के साथ आज की हमारी ये पार्ट 1 वाली वीडियो यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट जो कि फाइनल पार्ट होगा, उसमें हम पूरी सोलो लेवलिंग की एंड कर देंगे, सारे इवेंट्स कवर हो जाएंगे उसमें। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। एंड अब मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग सोलो लेवलिंग की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।